अब हम ज्योग्राफी के एक क्रूशल डायनामिक एस्पेक्ट को समझेंगे, माइग्रेशन। देखो, माइग्रेशन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मूव करना नहीं है। टेक्निकली इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन स्पेस में कैसे रीऑर्गेनाइज हो रही है। जब हम प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं तो वो एरिया है जहां से लोग निकल रहे हैं, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन वो है जहां वो सेटल हो रहे हैं। अब इस मूवमेंट को समझने के लिए हमें स्पेशियल स्ट्रीम्स को देखना होगा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये स्ट्रीम्स बहुत स्पेसिफिक पैटर्न्स फॉलो करती हैं। सबसे पहले इंटरनल माइग्रेशन, जो देश के अंदर होती है। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि माइग्रेशन सिर्फ नौकरी के लिए होती है। सोचो ज़रा, रूरल टू रूरल माइग्रेशन इंडिया में सबसे डोमिनेंट स्ट्रीम है। क्यों? बिकॉज ऑफ मैरिज। जब फीमेल्स शादी के बाद अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाती हैं तो वो टेक्निकली माइग्रेंट बन जाती हैं। इसलिए सेंसस डेटा में रूरल टू रूरल नंबर्स बहुत हाई होते हैं। फिर आता है रूरल टू अर्बन, जो मेनली इकोनॉमिक रीजंस या एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, जिसमें मेल्स डोमिनेट करते हैं। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन तब होती है जब कोई बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए एक छोटे शहर से बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में मूव करता है। इसे हम स्टेप वाइज माइग्रेशन भी कहते हैं। लेकिन माइग्रेशन सिर्फ स्पेस का खेल नहीं है, ये टाइम और पर्पस का भी फंक्शन है। इसलिए हम इसकी टाइपोलॉजी को ड्यूरेशन और एजेंसी के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। अगर कोई हमेशा के लिए शिफ्ट हो गया तो वो परमानेंट माइग्रेशन है, लाइफ टाइम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कोई लेबर हार्वेस्टिंग सीजन में गांव जाता है और फिर वापस शहर आता है तो वो सीजनल या सर्कुलर माइग्रेशन है। इसमें ट्रांसह्यूमेंस भी आता है, जहां पास्टोरल कम्युनिटीज मौसम के हिसाब से पहाड़ों पर ऊपर नीचे मूव करती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एजेंसी। क्या माइग्रेशन अपनी मर्जी से हुई है? अगर हाँ, तो वो वॉलंटरी माइग्रेशन है, जो अक्सर इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए होती है। लेकिन अगर किसी को जबरदस्ती मूव करना पड़े ड्यू टू डिजास्टर्स, वॉर्स या पॉलिटिकल अनरेस्ट, तो वो फोर्स्ड माइग्रेशन है। पैटर्न के हिसाब से देखें तो स्टेप वाइज माइग्रेशन में एक सीधी प्रोग्रेशन होती है, विलेज से टाउन, टाउन से सिटी। वही सर्कुलर माइग्रेशन में एक साइकिल बनती है, होम बेस से वर्क लोकेशन और फिर वापस होम बेस। ये समझना जरूरी है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में परमानेंट माइग्रेंट्स और सीजनल लेबरर्स की नीड्स बिल्कुल अलग होती हैं। क्लियर है? माइग्रेशन इज नॉट रैंडम, इट फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड लॉजिक ऑफ स्पेस, टाइम एंड रीजन। अब हम माइग्रेशन के कोर मैकेनिक्स पर फोकस करेंगे, जिसे समझने के लिए लीज लॉज ऑफ माइग्रेशन या पुश एंड पुल थियरी का फ्रेमवर्क यूज होता है। देखो, कोई भी इंसान बेवजह मूव नहीं करता। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में दो अपोजिंग फोर्सेस काम करती हैं। पहली फोर्स है पुश फैक्टर्स, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन पर एक्ट करती हैं। ये वो नेगेटिव कंडीशंस हैं जो एक इंसान को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करती हैं, मेकिंग रेजिडेंस लेस डिजायरेबल। इसमें सिर्फ पावर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं, बल्कि लैंड प्रेशर भी आता है। जब खेती की जमीन पर पॉपुलेशन का लोड बढ़ जाता है तो पर कैपिटा इनकम गिर जाती है, जो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पुश फैक्टर बनता है। इसके अलावा सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे सिविल स्ट्राइफ, डिस्क्रिमिनेशन या वॉर भी लोगों को पुश करते हैं। आजकल इकोलॉजिकल पुश फैक्टर्स जैसे ड्राउट्स, फ्लड्स या रिसोर्स डिप्लीशन बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं, जिसे हम क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन कहते हैं। दूसरी तरफ होती हैं अट्रैक्शन डायनामिक्स या पुल फैक्टर्स, जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर होती हैं। ये वो चुंबक यानी मैग्नेट हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। सबसे बड़ा मैग्नेट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, हायर वेजेस और बेटर जॉब्स। लेकिन वेट, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सोशल कैपिटल भी एक ह्यूज पुल फैक्टर है। लोग उन जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन और ब्राइट लाइट्स इफेक्ट हो, यानी शहरी चकाचौंध और लाइफस्टाइल। सिक्योरिटी भी एक क्रिटिकल फैक्टर है। लोग कॉन्फ्लिक्ट जोन से पीसफुल एरियाज की तरफ भागते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन क्या पुश और पुल के बीच में मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है? नहीं, यहां बीच में आते हैं इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल्स। ये वो रुकावटें हैं जो माइग्रेशन फ्लो को फिल्टर करती हैं। इमेजिन करो, एक गरीब मजदूर को जो गांव से शहर जाना चाहता है, उसके लिए फिजिकल डिस्टेंस, ट्रैवल कॉस्ट, बॉर्डर्स और कल्चरल बैरियर्स एक फ्रिक्शन का काम करते हैं। अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग पुश और पुल होने के बावजूद माइग्रेशन नहीं होगा। ये ऑब्स्टिकल्स डिसाइड करते हैं कि कौन मूव करेगा और कौन पीछे रह जाएगा। इसलिए माइग्रेशन हमेशा सिलेक्टिव होती है। इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल्स ही वो रीजन है कि क्यों हर गरीब इंसान माइग्रेट नहीं कर पाता, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता।
तो माइग्रेशन सिर्फ इच्छा का रिजल्ट नहीं है, ये कैपेबिलिटी और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की कैपेसिटी का भी रिजल्ट है। समझ आया लॉजिक? माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसको हमें डुअल रीजन बैलेंस शीट के थ्रू देखना होगा। यानी सोर्स रीजन जहां से लोग गए और डेस्टिनेशन रीजन जहां लोग आए, दोनों पर इंपैक्ट पड़ता है। ये इंपैक्ट सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक का है। सबसे पहले इकोनॉमिक इंपैक्ट देखते हैं। सोर्स रीजन के लिए रेमिटेंसेस सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जब माइग्रेंट्स पैसा वापस भेजते हैं तो वो वहाँ की इकोनॉमी का लाइफ ब्लड बन जाता है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं। जैसे इंडिया दुनिया का टॉप रेमिटेंस रिसीवर है। लेकिन इसकी एक हैवी कॉस्ट भी है, ब्रेन ड्रेन। जब स्किल्ड लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स चले जाते हैं तो सोर्स रीजन में ह्यूमन कैपिटल का लॉस होता है। इससे एक डेमोग्राफिक हॉलो क्रिएट होता है, यानी पीछे सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे रह जाते हैं, क्रिएटिंग अ सीवियर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। डेस्टिनेशन रीजन में माइग्रेशन से चीप लेबर सप्लाई मिलती है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है और इकोनॉमी ग्रो करती है। लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैवी प्रेशर पड़ता है। सोचो, अगर एक सिटी की कैपेसिटी 1 मिलियन लोगों की है और वहाँ अचानक पॉपुलेशन बढ़ जाए तो ओवरक्राउडिंग होगी, स्लम्स बनेंगे और अर्बन डेंसिटी सस्टेनेबल लिमिट्स क्रॉस कर जाएगी। इसे अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन कहते हैं, जो सैनिटेशन और हाइजीन क्राइसिस क्रिएट करता है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। डेस्टिनेशन रीजन में अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलते हैं, जिससे एक मेल्टिंग पॉट कल्चर बनता है। न्यू फूड हैबिट्स, कस्टम्स और डाइवर्सिटी इवॉल्व होती है। ये इंटीग्रेशन सोसाइटी को रिच बनाता है। लेकिन अगर रिसोर्सेज कम हो और कंपटीशन बढ़ जाए तो ये जेनोफोबिया यानी आउटसाइडर्स का डर या नफरत में बदल सकता है। लोकल्स को लगता है कि माइग्रेंट्स उनकी जॉब्स खा रहे हैं, लीडिंग टू सोशल फ्रिक्शन, स्ट्रैटिफिकेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस। एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी इग्नोर नहीं कर सकते। डेस्टिनेशन सिटीज में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस और एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। वहीं सोर्स रीजन में क्योंकि मेल पॉपुलेशन मोस्टली माइग्रेट कर जाती है, खेती की जिम्मेदारी औरतों पर आ जाती है। इस फिनोमिनन को फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। ये जेंडर रोल में एक मेजर शिफ्ट है, जहां विमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ बर्डन भी बढ़ रहा है। तो देखा आपने, माइग्रेशन एक डबल एज स्वॉर्ड है। प्रॉफिट और लॉस दोनों रीजन्स में साथ साथ चलते हैं। अब हम थोड़ा स्पेसिफिक होकर फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट और रिफ्यूजीज के क्रिटिकल मुद्दे को समझेंगे। यहाँ वर्ड्स का मीनिंग बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि ये लीगल डेफिनेशंस हैं जो यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज द्वारा सेट की गई हैं। लोग अक्सर रिफ्यूजी और माइग्रेंट वर्ड्स को इंटरचेंज कर देते हैं, पर यह गलत है। 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन के हिसाब से एक रिफ्यूजी वो इंसान है जो अपने देश की इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर चुका है ड्यू टू अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी और पॉलिटिकल ओपिनियन। की पॉइंट यहाँ है इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना और परसिक्यूशन यानी अत्याचार का डर होना। जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं होती, वो इंटरनेशनल लॉ के प्रोटेक्शन में नहीं आता। इसके कॉन्ट्रास्ट में होते हैं आईडीपीज यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। ये वो लोग हैं जो फोर्स तो किए गए हैं अपना घर छोड़ने के लिए, यानी कॉन्फ्लिक्ट या डिजास्टर की वजह से, लेकिन वो अभी भी अपने देश की बाउंड्रीज के अंदर ही है। ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आईडीपीज टेक्निकली अपनी सरकार के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकती जब तक लोकल गवर्नमेंट अलाउ ना करे। इसीलिए आईडीपीज की सिचुएशन अक्सर रेफ्यूजीज से ज्यादा वल्नरेबल होती है। तीसरा कैटेगरी है असाइलम सीकर। ये वो लोग हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश पहुंच गए हैं और प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, लेकिन अभी उनका क्लेम लीगल तौर पर एक्सेप्ट नहीं हुआ है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट उभर रहा है, क्लाइमेट रेफ्यूजीज। सी लेवल राइज या डेजर्टिफिकेशन की वजह से लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि करंट इंटरनेशनल लॉ में एनवायरमेंटल रीजंस को रेफ्यूजी स्टेटस का बेसिस नहीं माना जाता। ये एक लीगल ग्रे एरिया है जहां प्रोटेक्शन मिसिंग है। ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस को देखें तो मैप पर कुछ हॉटस्पॉट्स क्लियर हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स जैसे सीरिया, अफगानिस्तान और यूक्रेन से मैसिव आउटफ्लो हो रहा है।
रूट्स भी स्पेसिफिक हैं, जैसे मेडिटेरेनियन सी रूट जो अफ्रीका से यूरोप जाता है या सेंट्रल अमेरिकन कैरावैन्स जो यूएसए की तरफ जाते हैं। चैलेंजेस मैसिव हैं। स्टेटलेसनेस यानी कोई देश उन्हें अपना सिटीजन नहीं मानता, इनह्यूमेन कैंप कंडीशंस और रीपैट्रिएशन हर्डल्स यानी वापस अपने देश जाने की समस्या। ये सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस भी है जो बॉर्डर्स और सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज कर रहा है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का अल्टीमेट गोल क्या है? सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ह्यूमन वेलबींग। यहाँ हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का पैराडाइम शिफ्ट समझना होगा। पहले दुनिया सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करती थी। ये एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, सिंपली जीडीपी या जीएनआई बढ़ाना। इसका लॉजिक था कि अगर देश अमीर होगा तो लोग अपने आप खुशहाल होंगे। लेकिन ये अप्रोच वैल्यू न्यूट्रल थी। इसने ये नहीं देखा कि पैसा किसके पास जा रहा है या लोगों की लाइफ क्वालिटी कैसी है। इस सोच को चैलेंज किया डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफ अमर्त्य सेन ने। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का असली मकसद एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज होना चाहिए। अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच कहती है कि डेवलपमेंट तब होती है जब लोगों के पास चॉइसेस बढ़ती हैं। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, फ्रीडम टू लिव अ हेल्दी लाइफ, फ्रीडम टू गेट एजुकेशन, फ्रीडम टू हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये शिफ्ट क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव की तरफ था। इसका कोर फिलॉसफी है एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस। इनकम सिर्फ एक मीन्स यानी जरिया है, एंड नहीं। मकसद है ह्यूमन वेलबींग। इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स डिफाइन किए गए। पहला है एक्विटी। इसका मतलब सिर्फ बराबरी नहीं, बल्कि इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज है। चाहे कोई भी जेंडर, रेस या कास्ट का हो, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। दूसरा पिलर है सस्टेनेबिलिटी। लोग सोचते हैं ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए है, पर यहां इसका मतलब है कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आज हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज ना करें कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ बचे ही ना। इसे इंटरजेनरेशनल जस्टिस कहते हैं। तीसरा है प्रोडक्टिविटी। यहां फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी की बात नहीं हो रही, बल्कि ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। लोगों की हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करके उन्हें ह्यूमन कैपिटल बनाना, ताकि वो एफिशिएंट हो सकें। और चौथा पिलर है एम्पावरमेंट, पावर टू मेक चॉइसेस। जब लोगों के पास गवर्नेंस में हिस्सा होता है और पॉलिसीज पीपल ओरिएंटेड होती हैं, तब वो सही मायने में एम्पावर होते हैं। समझ रहे हैं? ये अप्रोच इकोनॉमी सेंट्रिक नहीं, बल्कि पीपल सेंट्रिक है। ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अब सवाल ये है कि इसे मेजर कैसे करें। इसके लिए यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HTI बनाया। HTI का आर्किटेक्चर समझना बहुत जरूरी है। ये एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है, मतलब ये अलग अलग डायमेंशंस को मिलाकर एक सिंगल नंबर 0 से 1 के बीच देता है। इसमें 3 कोर डायमेंशंस हैं। पहला डायमेंशन है हेल्थ, जिसका इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। क्यों? क्योंकि लंबी जिंदगी जीना डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि उस देश में मेडिकल रिसोर्सेज, न्यूट्रिशन और सैनिटेशन कैसा है। अगर बच्चा पैदा होते ही मर रहा है तो डेवलपमेंट 0 है। दूसरा डायमेंशन है एजुकेशन यानी नॉलेज। इसे मेजर करने के लिए 2 चीजें देखी जाती हैं। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अडल्ट्स के लिए कि वो कितना पढ़ चुके हैं, और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बच्चों के लिए कि वो कितना पढ़ने वाले हैं। ये एक्सेस टू नॉलेज को दर्शाता है। तीसरा डायमेंशन है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहां हम सिर्फ इनकम नहीं, बल्कि जीएनआई पर कैपिटा यूज करते हैं। और ध्यान दें, ये पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स में होता है। पीपीपी जरूरी है क्योंकि $1 की वैल्यू इंडिया में और यूएसए में अलग होती है। पीपीपी कॉस्ट ऑफ लिविंग के डिफरेंस को एडजस्ट कर देता है ताकि कंपैरिजन फेयर हो। अब मैथ थोड़ा टेक्निकल है, पर लॉजिक सिंपल है। इन तीनों इंडिसेस का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। अरिथमेटिक मीन क्यों नहीं? क्योंकि अरिथमेटिक मीन में अगर एक सेक्टर में स्कोर बहुत हाई हो तो वो दूसरे सेक्टर के लो स्कोर को छुपा देता है। ज्योमेट्रिक मीन इम्परफेक्ट परफॉर्मेंस को पीनलाइज करता है। अगर हेल्थ बहुत खराब है तो भले ही इनकम कितनी भी ज्यादा हो, HTI ड्रास्टिकली गिर जाएगा। ये इंश्योर करता है कि बैलेंस डेवलपमेंट हो। रैंकिंग्स की बात करें तो कंट्रीज को टियर्स में बांटा जाता है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे देश वेरी हाई कैटेगरी 0.800 में आते हैं, क्योंकि वहां सोशल इन्वेस्टमेंट यानी हेल्थ एजुकेशन बहुत हाई है।
इंडिया मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी 0.550 से 0.699 में आता है। हम डेवलपिंग नेशन हैं, जहां इनकम बढ़ रही है पर हेल्थ और एजुकेशन में अभी भी गैप्स हैं। लो एचटीआई कंट्रीज वो हैं जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या सिविल वॉर है, जैसे कुछ अफ्रीकन नेशंस। तो एचटीआई हमें सिर्फ रैंकिंग में ही देता, ये पॉलिसी मेकर्स को बताता है कि किस सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन या इनकम में काम करने की जरूरत है। क्लियर लॉजिक? एचडीआई हमें एक एवरेज पिक्चर देता है, लेकिन एवरेजेस अक्सर सच छुपाते हैं। क्या देश की हाई इनकम सबके पास बराबर पहुंच रही है? इस डिस्पैरिटी को एडजस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं IHDI, यानी इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। कॉन्सेप्ट सिंपल है, हम एचडीआई की वैल्यू को डिस्काउंट करते हैं इनइक्वालिटी के एक्सटेंट के हिसाब से। सोचो, अगर एक सोसाइटी में परफेक्ट इक्वालिटी है तो IHDI और HDI बराबर होंगे, लेकिन अगर इनइक्वालिटी हाई है तो IHDI की वैल्यू HDI से कम हो जाएगी। जितना बड़ा गैप IHDI और HDI के बीच, उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। इनइक्वालिटी को मेजर करने का स्टैंडर्ड टूल है गिनी कोएफिशिएंट। ये डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैटिस्टिकल मेजर है जो 0 से 1 के स्केल पर होता है। 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी, सबके पास बराबर इनकम, और 1 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी, सारा पैसा एक ही आदमी के पास। इसे ग्राफिकली लॉरेंस कर्व के थ्रू दिखाया जाता है। ग्राफ में एक लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी होती है, 45 डिग्री लाइन। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यानी लॉरेंस कर्व इस लाइन से जितना दूर यानी डिविएट होगा, इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। इन दोनों लाइंस के बीच का जो एरिया है वही गिनी कोएफिशिएंट दर्शाता है। अब आते हैं जेंडर पर। डेवलपमेंट तब तक अधूरा है जब तक जेंडर डिस्पैरिटी है। इसके लिए GII यूज होता है। ये मेजर करता है लॉस इन डेवलपमेंट ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी। इसके 3 डायमेंशंस हैं। पहला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें MMR यानी मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो और एडोलेसेंट बर्थ रेट को देखा जाता है। अगर औरतें बच्चे पैदा करते वक्त मर रही हैं तो ये डेवलपमेंट का फेलियर है। दूसरा, एम्पावरमेंट। इसमें देखा जाता है कि पार्लियामेंट में कितनी सीट्स फीमेल्स के पास हैं और सेकेंडरी एजुकेशन कितनी फीमेल्स में कंप्लीट की है। तीसरा, लेबर मार्केट यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अगर औरतें पढ़ रही हैं पर काम नहीं कर रही तो वो इकोनॉमिक पोटेंशियल का लॉस है। इंटरप्रिटेशन सिंपल है, हायर GII वैल्यू का मतलब है हायर इनइक्वालिटी। हम चाहते हैं GII कम से कम हो। ये इंडिसेस हमें बताते हैं कि डेवलपमेंट इंक्लूसिव है या सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है। अब हम डिस्कशन के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं, पॉवर्टी। ट्रेडिशनली पॉवर्टी को सिर्फ इनकम से नापा जाता था, जैसे $2.15 पर डे। लेकिन पॉवर्टी सिर्फ पैसा ना होना नहीं है, ये डेप्रिवेशन है। इसलिए हम MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूज करते हैं। ये अप्रोच इनकम से आगे बढ़कर देखता है कि एक इंसान लाइफ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स में कैसे सफर कर रहा है। MPI 3 डायमेंशंस पर बेस्ड है जो HDI जैसे ही हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन यहाँ इंडिकेटर्स बहुत ग्रैन्युलर यानी डिटेल में हैं। टोटल 10 इंडिकेटर्स होते हैं। हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टालिटी देखते हैं, एजुकेशन में स्कूल अटेंडेंस और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। अगर कोई इंसान इनमें से 1/3 यानी 33% वेटेड इंडिकेटर्स में डिप्राइव्ड है, तभी उसे मल्टी डायमेंशनली पुअर माना जाएगा। MPI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत इंसाइटफुल है। MPI इज इक्वल टू H इंटू A। यहाँ H है हेड काउंट रेशियो, यानी कितने % लोग गरीब हैं, इंसिडेंस, और A है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, यानी जो लोग गरीब हैं वो कितनी बुरी तरह से गरीब हैं, एवरेज डेप्रिवेशन स्कोर। सिर्फ गिनती करना काफी नहीं, दुख की गहराई, इंटेंसिटी नापना भी जरूरी है, तभी सही पॉलिसी बनेगी। इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैलोरी इनटेक पर यानी 2400 रूरल और 2100 अर्बन पर भी बेस्ड होती है, लेकिन MPI ज्यादा होलिस्टिक पिक्चर देता है। पॉवर्टी सिर्फ एक स्टेटस नहीं, एक ट्रैप है। इसे हम विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। लॉजिक देखो, अगर इनकम लो है तो सेविंग्स कम होंगी, सेविंग्स कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट यानी हेल्थ, एजुकेशन या बिजनेस में लो होगा।
लो इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट होगा लो प्रोडक्टिविटी, यानी कमजोर हेल्थ और स्किल्स। और लो प्रोडक्टिविटी वापस लो इनकम में रिजल्ट करेगी। ये चक्र चलता रहता है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए एक्सटर्नल इंटरवेंशन जरूरी है, जैसे गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, हेल्थ केयर या चीप क्रेडिट। जब तक प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्ड नहीं होगी, पॉवर्टी एलिमिनेट नहीं हो सकती, सिर्फ मैनेज हो सकती है। इसलिए पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स आजकल एसेट क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ कैश ट्रांसफर पर। समझे? पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल, सो द सॉल्यूशन मस्ट ऑल्सो बी मल्टी डायमेंशनल।